Now our topic is energy. What is the name of our chapter? Work and energy. और अपना चैप्टर है ना इतना छोटा सा चैप्टर है. वर्क क्या टॉपिक पढ़े अपन ने? वर्क का डेफिनेशन पढ़े. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, ये पढ़ लिए, उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए और उसके बाद और क्या पढ़े? हाँ, वर्क का एसआई यूनिट और वर्क का सीजीएस यूनिट. और 1 जूल क्या होता है उसका डेफिनेशन और 1 और क्या होता है उसका डेफिनेशन. और आधा चैप्टर खत्म हो गया मजाक मजाक में. अब दूसरा आधा पार्ट चल रहा है एनर्जी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी. नाउ व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अगर हम कुछ काम कर सकते हैं तो हम में एनर्जी है. और हम में अगर कैपेसिटी नहीं है कोई काम करने की, हम बीमार हो गए है ना, लूज मोशंस लग गए और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? वी हैव नो कैपेसिटी टू डू एनी वर्क. तो क्या कहा जाएगा कि हमारी एनर्जी नहीं है हमारे पास में ज्यादा, है ना. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अब देखो टेक्स्ट बुक क्या क्या पूछती है. पूछो बुक. If a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. अगर एक pot में लगा हुआ plant, if there is a potted plant, and if you keep the plant in a dark room for a few hours, कुछ घंटे तक वो plant को, potted plant को अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो what will happen to it? It will languish. सुस्त हो जाएगा, मुरझा जाएगा plant. क्यों? Because it is not getting any energy. सोलर एनर्जी नहीं मिल रही उसको, सनलाइट नहीं मिल रहा. क्या फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है या ऑर्डिनरी लाइट भी चलता? नहीं, ये वाला लाइट में चलता है, बट इसका पावर ज्यादा होना चाहिए. समझ रहे हो? ये लाइट अपने घर में जो लगाते हैं ना अपन, एलईडी से भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन एलईडी पावरफुल होना जरूरी है. लेकिन और दूसरी बात, ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए लाइट. अगर एलईडी ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ग्रीन कलर को ग्रीन लीव्स रिफ्लेक्ट कर देते. फिर किसी दिन समझाऊंगा मैं कि किसी ने अगर ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं तो उसके कपड़े ब्लू कलर के क्यों दिख रहे हैं, ब्लैक क्यों नहीं दिख रहे? क्या ब्लू कलर के कपड़े पहने तो लोगों को ब्लैक दिख सकते हैं? हाँ, दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं. कब दिखते, क्या दिखते, वो हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी ये समझो, ये प्लांट क्या हो जाएगा? लैंग्वेज. इसको क्या नहीं मिल रही? एनर्जी नहीं मिल रही. कौन सी एनर्जी नहीं मिल रही? लाइट एनर्जी नहीं मिल रही. On increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. अगर आपने अपने रूम को क्लोज कर लिए चारों तरफ से, you have shut all the windows and doors and you have increased the volume of the music system to the full level, the utensils in the house start vibrating. Why? Because of the sound energy. साउंड में एनर्जी होती है कि नहीं होती है? होती है. और जिस चीज, व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क. यानी साउंड काम कर सकती है, इसका मतलब साउंड में क्या होती है? एनर्जी. साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो साउंड एनर्जी है, और एनर्जी है मतलब साउंड वर्क कर सकती है. अब साउंड कौन सा वर्क कर सकती है? तो साउंड फोर्स लगा सकती है किसी चीज पर और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कर सकती है. अगर जोर से साउंड प्ले किया जाए तो घर के बर्तन पे फोर्स लगाती है साउंड एनर्जी, और बर्तन को गिरा देती है ऊपर से. तो साउंड में एनर्जी है, वो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा सकती है, बर्तन को गिरा सकती है. और किसी के घर में अगर किचन का पाइप अगर चोक हो गया तो उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, पावरफुल साउंड वेव्स भेजी जाए वो पाइप में, तो साउंड वेव्स के कारण वो जो पाइप चोक हो गया, गटर चोक हो गया, वो भी खुल सकता है. चोक खुल सकता है, वहां का कचरा निकल के भाग जाएगा. समझ रहे हो? साउंड एनर्जी से ये होता है. और हॉलीवुड सिंगर्स ऐसा गाते हैं तो कांच का बर्तन ही फूट जाता है ना. कांच के बर्तन पे फोर्स लगता है और वो टूट जाता है. तो क्या कहे, साउंड में भी क्या है? एनर्जी है. चलो आगे बढ़ते हैं. कलेक्ट सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड बर्न द पेपर. कॉन्वेक्स लेंस यानी क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास पता ना आपको? जाड़ा कांच है ना, और साइड से देखे वो ग्लास को, साइड से देखे तो इडली की तरह दिखता है, बीच में फूला हुआ रहता है, साइड में पतला रहता है ना. और इस पर अगर सन की पैरेलल रेज आ रही तो ये ग्लास क्या करता है मालूम है? ये सब रेज को एक जगह जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है.
एक जगह जमा कर लेता है। एंड इफ यू प्लेस अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ कागज रखे तो धीरे धीरे यहाँ पे काला होना चालू होता है, ब्लैक, और कागज जलना चालू होता है, धुआं निकलता है और फिर पूरा पेपर जल जाता है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या है, लाइट एनर्जी, और इसमें हीट भी है, और यहाँ पे हीट और लाइट सब एक जगह जमा हो गया, और चारों तरफ की पूरी हीट एक ही जगह जमा हो गई, तो टोटल हीट बढ़ गई, और वो टोटल हीट बढ़ने से कागज जल गया, है ना। हमारे बचपन में हम किसी को चटका देते थे, ऐसा कोई अंकल आंटी बैठे तो हम धूप में ऐसा करते थे, उसको बराबर ये वाला लेंस और उनके स्किन पर जाता था ये लाइट का बिंदु, और थोड़ी देर तक इधर उधर क्या है करके चटका देते थे, ऐसा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी को हम जमा कर सकते हैं। The capacity of a body to perform work is called energy, and the work, and what is the SI unit of energy? Joule. Why? Because it is the capacity to do work. अब बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती है। क्या जिस चीज में एनर्जी रहे वो वर्क कर सकती है? और वर्क यानी किसी चीज पर फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट कराने को वर्क कहते हैं। अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है, बॉलर है, और उसने ऐसा फास्ट में आया और बॉल फेंका ऐसा, तो बॉल उड़कर जाता है स्टंप पे, अगर बॉल भिड़ जाए तो स्टंप उखड़ के भाग जाता है। क्रिकेट में देखे होंगे आपने कभी कभी, है ना। तो स्टंप उखड़ कर भाग गया, तो ये बॉल में एनर्जी थी या नहीं थी? क्या सबूत है कि बॉल में एनर्जी थी? क्योंकि उसने स्टंप पे फोर्स लगाया और स्टंप का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। इसका मतलब वो फोर्स लगा सकता है, डिस्प्लेसमेंट करा सकता है, मतलब वो वर्क कर सकता है। वर्क कर सकता है, इसका मतलब मूविंग बॉल में एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो भी चलती फिरती चीज में एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर मैं दौड़ने लग जाऊं तो मुझ में भी क्या रहेंगी? काइनेटिक एनर्जी। कार चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए कोई कोई गाड़ी का नाम रहता है काइनेटिक होंडा, काइनेटिक आती है, गाड़ियों का नाम रहता है। तो काइनेटिक मतलब होता है मूविंग। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वेदर इट इज अ लिविंग बीइंग और अ नॉन लिविंग थिंग, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possesses काइनेटिक एनर्जी। फैन के ब्लेड्स गोल गोल घूम रहे हैं ये वाले, इसमें काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? है, क्योंकि ब्लेड्स गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं अब बुक क्या कहती है। अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप्स, व्हाट विल हैपन? द स्टंप्स will fly in the air and fall away far away. The striker hits a coin on the carom board. कैरम बोर्ड के एक कॉइन पे स्ट्राइकर मारा तो एक नीचे का कॉइन उड़ गया, तो क्या हुआ? क्या ये स्ट्राइकर मोशन में था? स्ट्राइकर ने कैरम के कॉइन को फोर्स लगाया, कैरम के कॉइन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब स्ट्राइकर ने वर्क किया। तो जब स्ट्राइकर भाग रहा था कैरम बोर्ड पर, तो स्ट्राइकर में कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो इससे पता चला कि एनर्जी वर्क कर सकती है। काइनेटिक एनर्जी खास करके बहुत ज्यादा वर्क कर सकती है। उसके बाद वन मार्बल स्ट्राइक्स अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल्स। एक कंचा रखा है और एक लड़के ने ऐसा पकड़ा कंचा फिंगर में और मार दिया, तो एक कंचा दूसरे कंचे को जाके भिड़ जाता है और दूसरा कंचा भाग जाता है। तो दूसरे कंचे पे फोर्स लगाया पहले वाले ने और दूसरे कंचे को भगा दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो इसका मतलब जो पहला कंचा है, पहला मार्बल भाग रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो अब देखो क्या कहती है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी मोशनलेस ऑब्जेक्ट, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स। जब भागती हुई चीज रुकी हुई चीज से टकराती है तो रुकी हुई चीज खुद भागने लग जाती है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, thus the moving object has some energy, part or all of which it shares with the stationary object। तो एक ऑब्जेक्ट भागता हुआ जब दूसरे से टकराता है तो या तो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देता है या पूरी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क का डेफिनेशन है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सी ध्यान से, वी नो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक ठीक है? क्या मैं ऐसा लिख सकता? वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिख सकता मैं? क्या मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया यहाँ? फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लिख के? यस, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन। याद करो न्यूटन बकरी लॉ ऑफ मोशन, है ना। F इज इक्वल टू मैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? वर्क इज इक्वल टू, समझो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रुका था, सपोज
There was a football standing at one place, lying still, motionless at one place. So what is the initial velocity of this football? 0 meters per second. Then all of a sudden, Ansar sir comes here and applies force on the football. And when Ansar sir applied force on the football starts moving with final velocity of v meters per second. उसका वेलोसिटी बढ़ गया, वो v हो गया, जो भी होगा v का वैल्यू हम नहीं लिखते, है ना, तो लिख दूं, ठीक है, v इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. इट हैज स्टार्टेड मूविंग. यहाँ तक समझ गए. और 0 की स्पीड से 10 की स्पीड, इतना स्पीड पकड़ने में हाउ मच टाइम इट टेक्स? 1 सेकेंड. सपोज टाइम इज t. तो क्या ये बॉल चल रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है? कहाँ से आई? क्योंकि मैंने वर्क किया, मैंने फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब मैंने वर्क किया, और वर्क करने से इसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आई. तो इससे पता चला जब हम किसी चीज पे वर्क करते हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, यानी वो भाग सकती है. अब ध्यान से, क्या आपको ये कोई इक्वेशन याद आता है? ध्यान से देखो कि ये वाला कभी आपने पढ़े थे क्या? S इज इक्वल टू ut हाफ एटी स्क्वायर. वेरी गुड. हाँ, न्यूटन सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. S is displacement, u is initial velocity, t is time, half is half, a is acceleration, t is time square. अब ये इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था ये बॉल का? 0. तो हम क्या लिखेंगे? S is equal to 0 into टाइम जो भी लगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन. आया कि नहीं आया? उसमें आया, क्योंकि मैंने उसमें क्या लगाया था? मैंने उसमें फोर्स अप्लाई किया था, और फोर्स अप्लाई करने के कारण जो है उसमें क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया. व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी का चेंज होना. पहले वेलोसिटी क्या थी? कम, और अभी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा. मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया, तो दिस इज एक्सेलरेशन. ठीक है. एंड टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 1 है, समझो. जो भी वैल्यू हम नहीं लग रहा है, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? ओनली हाफ एटी स्क्वायर. 0 इंटू टी विल बी 0. समझ में आता है? S इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर. लिख दो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह हाफ एटी स्क्वायर. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग मास इंटू ACCN यानी एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ हाफ एटी स्क्वायर, है ना. मास को मैं कैसे लिखता हूँ? m. एक्सेलरेशन को a से, और फिर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय m इंटू a इंटू हाफ एटी स्क्वायर. देखो और क्या कर रहा हूँ मैं, m इंटू a स्क्वायर, ये हाफ इंटू a स्क्वायर, और ये c स्क्वायर. मैं दोनों को मिला के एक साथ लिख दूँ तो m इंटू हाफ ए और टी दोनों एक साथ लिखकर दोनों का स्क्वायर कर दिए तो क्या मैथ्स इस बात की इजाजत देता है? यस. तो व्हाट इज इक्वल टू m इंटू हाफ एटी स्क्वायर. समझ गए? अब इसके आगे के स्टेप्स देखो, एक दो ही स्टेप्स बाकी है. यहाँ पर मैं क्या कर रहा, ये कौन सा इक्वेशन लगाए थे हमने? सेकंड, न्यूटन सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. अब मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना चाहता हूँ. v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सबको पता है. और फुटबॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरे लात मारने से पहले? 0. तो दिस इज 0 प्लस 80. तो इसका मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू 80 होगा. तो ये 80 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? v, है ना. 80 की जगह v रखूंगा और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो w इज इक्वल टू m, ये हाफ, m इंटू हाफ इंटू v स्क्वायर हो गया. समझ गए? और ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. और वर्क करने से ये बॉल में क्या आ गई? मेरे लात मार के फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करने से उसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई. तो वर्क की जगह हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते. क्यों? वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल. और काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल. तो एनर्जी, वर्क कर रहा मतलब एनर्जी है, एनर्जी है मतलब वर्क कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. अब एक गिव रीजन का क्वेश्चन पूछ लूंगा, आंसर समझा दूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से. ठीक है. और वो गिव रीजन का क्वेश्चन क्या है? नवनीत डाइजेस्ट आपसे पूछती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं रह सकती. क्यों? काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं रहती. क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? सोच के बोलो.
हो सकता क्या नहीं? हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो ओनली। याद करो, डिफरेंशिएट बिटवीन। व्हाट अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड? स्पीड नेगेटिव हो सकती क्या? नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? यस। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? तो आंसर सुनो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो हाफ ही है, वो तो हमेशा प्लस ही रहता है। मास कभी माइनस में रहता क्या? आपके घर में, किसी के घर में कोई है -5 किलो का बच्चा, -2 किलो का, -3 किलो का? नहीं है। तो मास कभी माइनस में नहीं रहता, मास हमेशा प्लस ही रहता है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 200 किलो, प्लस ही रहता मास। और वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर कितना होता है? +4 या -4? +4। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो प्लस रहता, तो हाफ हमेशा प्लस रहता, मास हमेशा प्लस रहता, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस रहता। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा प्लस रहती, कभी माइनस नहीं रह सकती। बात समझ गए? तो वी विल स्टॉप हियर।